नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज आपके लिए विज्ञान विषय से लेसन नंबर 16 लेकर आया हूं, जिसमें हम आज कुछ पॉइंट्स करेंगे। देखिए यहाँ पर जो लेसन नंबर 16 है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, हमें उनका मैनेजमेंट किस तरह करना है। देखिए इस लेसन को करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। देखिए जैसे पॉइंट नंबर 1 जो आपको दे रखा है उसमें कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ जो मनुष्य के लिए लाभदायक है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन्य जीवन, कोयला, पेट्रोलियम, जल आदि, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ क्या है। देखिए पॉइंट नंबर 2 में प्राकृतिक जो संसाधन है उनका प्रबंधन हम किस तरह कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वे 2 तरह के होते हैं, एक क्षय प्राकृतिक संसाधन और एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन। देखिए वे संसाधन जो मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम क्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए हमारी जो विज्ञान विषय है उसके अंदर जो संसाधन है उनको 2 भागों में बांटा है। एक तो मानव क्रियाकलाप के द्वारा जैसे समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्षय प्राकृतिक संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस। उसके बाद अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं वे संसाधन जो मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं हो सकते, उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो सूर्य का प्रकाश है और जल है ये कभी भी समाप्त न होने वाले संसाधन हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 की, और पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का क्या अर्थ है। देखिए प्राकृतिक संसाधन आपको पता है जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हमने मैनेजमेंट करना है। अब सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक संसाधन है क्या। जैसे मृदा है यानी कि मिट्टी, जल, वायु या दूसरे अन्य संसाधन जिनका मनुष्य अपने उपयोगी यानी कि मनुष्य के लिए उपयोगी और लाभदायक है। देखिए इन सभी संसाधनों का आपने संरक्षण करना है, इनका सदुपयोग करना है ताकि हम पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। जो पॉइंट नंबर 3 है वो क्या कह रहा है कि गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। देखिए ये सभी को पता है कि गंगा आज कितनी प्रदूषित हो चुकी है और ये कैसे प्रदूषित हो रही है। देखिए भारत सरकार ने गंगा कार्य योजना एक प्लान बनाया है जिसमें गंगा को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार ने 1985 में एक नियोजन कार्य आरंभ किया था जिससे हम गंगा नदी योजना का नाम कहते हैं। देखिए अब हम पढ़ते दोबारा पॉइंट नंबर 3 कि गंगा नदी का जल जो है प्रदूषित हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कूड़ा कचरा, मल मूत्र बिना उपचारित किया अधजले शरीर इन सभी को फेंक दिया जाता है। देखिए इतनी सारी चीज़ें जैसे कूड़ा कचरा है, मल मूत्र है, या ये जैसे वहाँ पर आप देखते होंगे कि अधजले शरीर जो होते हैं वे भी गंगा नदी में फेंक दिए जाते हैं। अब ये प्रदूषित कैसे होती है ये पॉइंट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि गंगा नदी के जल में कोलीफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं। देखिए ये एक जीवाणु का वर्ग है और जिसके कारण मनुष्य में आंत रोग हो जाता है। देखिए ये मनुष्य की आंतों में चले जाते हैं और जिससे मनुष्य में आंत्र या आंत रोग हो जाता है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें 3R सूत्र का उपयोग करना चाहिए। देखिए आजकल तो 5R का उपयोग आ चुका है
लेकिन हम अभी भी 3R को ही पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें 3R सूत्र का उपयोग करना चाहिए। और देखिए 3R का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले एक R लेंगे, उसका नाम है रिड्यूज। रिड्यूज का मतलब होता है कम उपयोग करना। दूसरा है रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्चक्रण। और तीसरा जो है रीयूज, देखिए इसका मतलब है पुनः उपयोग। इस पॉइंट नंबर 5 में हम तीनों ही चीज़ पढ़ रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें 3R सूत्र का उपयोग करना चाहिए, जिसके अनुसार हमें संसाधनों का कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि कम उपयोग का मतलब क्या है। देखिए इसका अर्थ है कि वस्तुओं का कम उपयोग करना, क्योंकि इसके लिए हम अनावश्यक रूप से चल रहे जैसे पंखे या विद्युत बल्ब, टीवी आदि को बंद करके बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। देखिए कम उपयोग का मतलब तो यही हुआ ना कि हम किसी चीज़ का कम उपयोग कर रहे हैं। जैसे उसने बताया कि पंखे, बिजली के बल्ब और टीवी, ये सभी चीज़ें हम बंद करके ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हमारे चारों ओर होता है, वो होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक का भी उपयोग हम कम से कम कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 कह रहा है, देखिए ये हमने इसी में बता दिया, पॉइंट नंबर 6 ही था कि कम उपयोग करने का अर्थ है कि हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 जो है वो कह रहा है पुनर्चक्रण का अर्थ। देखिए पुनर्चक्रण का अर्थ है कि व्यर्थ प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुओं का नए उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयोग करना, उसको हम पुनर्चक्रण कहते हैं, यानी कि रिसाइकल कहते हैं। और पुनः उपयोग, 8वां पॉइंट जो है वो है पुनः उपयोग। पुनः उपयोग का अर्थ है कि वस्तुओं का बार बार उपयोग करना। इसके लिए हम जैसे प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ होती है, कागज लिफाफे होते हैं, धातु अथवा कांच के डिब्बे जो होते हैं, उनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 10, देखिए गंगा सफाई योजना। मैंने अभी पॉइंट नंबर 5 में आपसे डिस्कस किया था 4 में कि गंगा सफाई योजना क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। 1985 में भारत सरकार ने गंगा के जल की गुणवत्ता जो थी, आपको पता होगा जल की गुणवत्ता बहुत ही कम थी, तो जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1985 में एक योजना तैयार की थी, जिसको हम नियोजन के नाम से भी जानते हैं। तो उसको हम बोलते हैं गंगा सफाई योजना। पर जो पॉइंट नंबर 11 है वो कह रहा है गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की लंबी यात्रा करती है। देखिए भारत के अंदर ये एक जीके का भी प्रश्न है कि गंगा हिमालय में स्थित गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी में एक गंगा सागर नामक स्थान है, वहाँ तक ये जो गंगा है लगभग 2500 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12, नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरे और मल, यानी कि जो गंदगी होती है या अन्य क्रियाकलाप, जैसे हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, शवों और राख को बहाते हैं आदि के कारण यह एक नाले में परिवर्तित हो गई है। देखिए घरों से निकला कूड़ा कचरा जल में बहा दिया जाता है, जिससे जल भी प्रदूषित होता है। अब पॉइंट नंबर 13 की बात करें तो ये कह रहा है जो वस्तुएं हम उपयोग करते हैं वे सभी पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों से प्राप्त होती है, इसलिए संसाधनों का सर्वेक्षण आवश्यक है। देखिए एक सुई से लेकर और एक जहाज के निर्माण में भी संसाधनों का प्रयोग होता है, इसलिए संसाधनों का सर्वेक्षण या संसाधनों का प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 14 पे चलते हैं। वो कह रहा है जब हम संसाधनों का उपयोग करते हैं तो कचरा उत्पन्न होता है और कचरे से प्रदूषण होता है, इसलिए सतत विकास करना आवश्यक है। देखिए सतत विकास क्या होता है कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना सतत पोषणीय विकास या सतत विकास कहलाता है। पॉइंट नंबर 15, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय
लंबी अवधि को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, संसाधनों का प्रबंधन ऐसे नहीं है, 1-2 दिन का काम है। संसाधनों का प्रबंधन हम एक लंबे समय की अवधि से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16, वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। देखिए, वन की बात करें, देखिए वनों का संरक्षण भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वन हमें सबसे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण ऑक्सीजन देते हैं। वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि वन भूमि कटाव को रोकते हैं और वनों की आग से भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आग के कारण अनेक वन जो होते हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। और वनों में पीड़कनाशी और कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि पेड़ों को अधिक से अधिक उपयोग या प्रयोग या बचाया जा सके। वनों की जो चराई होती है उस पर भी हमें रोक लगानी चाहिए। और वन जो होते हैं, आपको पता है, हमें मेडिसिन्स यानी कि औषधि प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 16 की बात कर रहे थे कि वन जो होते हैं वो जैव विविधता के तप्त स्थल होते हैं। अब पॉइंट नंबर 17, जैव विविधता। देखिए, जैव विविधता होती क्या है? देखिए, हम भूगोल के अंदर भी पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाती है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 17 में कह रहा है कि जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की संख्या पर है। जैव विविधता की हानि पारिस्थितिक स्थिरता की हानि होती है। देखिए, जो जैव विविधता है वो मनुष्य और जो अन्य जीव होते हैं उनके अंदर तालमेल यानी कि संतुलन बनाकर रखते हैं। पॉइंट नंबर 19 की बात करें तो ये कह रहा है कि दावेदार। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि दावेदार क्या होते हैं? ये स्टेक होल्डर होते हैं, ये वे व्यक्ति होते हैं जो वनों में रहते हैं और वनों के आसपास ही रहते हैं। और दावेदार वे व्यक्ति होते हैं यानी कि वन विभाग के वे कर्मचारी या वे उद्योगपति होते हैं जो वन उत्पादों का प्रयोग भी करते हैं और वन्य जीवन और प्रकृति को चाहने वाले भी होते हैं। अब पॉइंट नंबर 20 ये वनों के ऊपर ही है कि भारत का वन आच्छादित क्षेत्र अपने भौगोलिक क्षेत्र का केवल 20% है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो वन लगभग 33% होने चाहिए, क्योंकि वन नीति 1952 में लागू की थी और वन नीति में ये कहा गया है कि किसी क्षेत्र के अंदर लगभग 33% वन होने चाहिए। वन हमें पता है, टिम्बर किसको बोलते हैं? जिससे हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, कागज, लाख और खेल का सामान, हमें ये सभी चीज़ें वनों से प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 22 में कह रहा है वन संसाधनों का शोषण किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि वनों के अंदर जो है पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे मृदा अपरदन भी होता है और जो हमारा जो पारिस्थितिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। अब पॉइंट नंबर 23 की बात करें तो भारत सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण के लिए बिश्नोई जाति के सम्मान में अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार देना निश्चित किया गया है। देखिए, भारत सरकार ने ये पहल बहुत ही अच्छी कर रखी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 24, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वनों को बचाने के लिए 1970 में गढ़वाल, देखिए ये उत्तराखंड के अंदर है और उस समय ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता था। गढ़वाल के गांव रेनी में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। पश्चिम बंगाल में 1972 में वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः पूर्ण करने की अपनी योजना में असफल होने के कारणों का पता लगाया। देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि पश्चिम बंगाल में 1972 में भारत सरकार ने वन विभाग एक प्रदेश बना दिया और वहाँ पर क्या हुआ, साल के जो वृक्ष थे वे नष्ट हो गए थे। अब उनको दोबारा से लगाने के लिए उन्होंने भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी, लेकिन वो योजना असफल हो गई थी। इसलिए उन लोगों ने सबसे पहले उस योजना का पता लगाया कि वो कैसे असफल हुई। तो उनको लगा कि ऐसा लोगों को वनों से दूर रखने के कारण हुआ है, क्योंकि वन जो मनुष्य होते हैं
वे भी, क्योंकि दावेदार आप देख रहे होंगे, दावेदार हमने पॉइंट नंबर 19 में पढ़ा कि वे व्यक्ति होते हैं जो प्रकृति के चाहने वाले भी होते हैं। पॉइंट नंबर 26 की बात करें, पृथ्वी यानी कि जल पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की मूल आवश्यकता है और जल जीवन को सहारा देने वाले तंत्र का मुख्य हिस्सा माना जाता है, और यह हमारे शरीर के तापमान का भी नियमन यानी कि हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाकर रखता है और मल मूत्र को भी विसर्जन में सहायता करता है, क्योंकि यदि हमारे शरीर में जल नहीं होगा तो पाचन क्रिया भी नहीं होगी, जल नहीं होगा तो हमारे अंदर मल मूत्र का विसर्जन भी नहीं होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 27 कि जल वातावरण में जलवायु के नियमन का कार्य करता है। जल जैसे ही टरबाइन पे गिरता है यानी कि जल से टरबाइन चलते हैं और विद्युत उत्पन्न होती है, और जल कृषि और उद्योगों के लिए भी आवश्यक माना जाता है, क्योंकि मनुष्य की सबसे पहली जो जरूरत है वो जल है, क्योंकि जल के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। पॉइंट नंबर 28, हमारे देश में मानसून के कारण मुख्य रूप से वर्षा होती है और हमारे देश में सिंचाई की विधियाँ, देखिए हमारा जो देश भारत देश जो है लगभग 70% लोग यहाँ पर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, और कृषि के लिए जो सिंचाई की जाती है, जब वर्षा नहीं होती तो बांध से, सरोवर से और नहरों से सिंचाई की जाती है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 29 की। हिमाचल में सिंचाई के लिए कुल्ला का उपयोग किया जाता है। देखिए ये व्यवस्था जो थी लगभग 400 वर्ष पहले आरंभ की गई थी, लेकिन आज शायद कहीं कहीं मिलती है। पॉइंट नंबर 30 की बात करें तो बड़े बांधों के द्वारा, देखिए बांध जो है हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। बांध के द्वारा पर्याप्त मात्रा में जल का भंडारण किया जाता है, और वो जल हमने जैसे पॉइंट नंबर 27 में बताया टरबाइन पर चलते हैं, उस जल से टरबाइन चलते हैं और उन टरबाइनों के चलने से विद्युत उत्पन्न होती है। बड़े बांधों के निर्माण से बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है, जैसे जब बांध बनाया जाता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों का विस्थापन कराना भी जरूरी हो जाता है, जैव विविधता और वनों का क्षेत्र भी कम हो जाता है। चेक डैम की बात करें तो चेक डैम क्या होते हैं, देखिए ये मोस्टली आप गाँव में देखने को मिलेगा कि चेक डैम मिट्टी की अस्थायी और स्थायी दीवारें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा गाँव के जोड़ होते हैं, वहाँ पे चारों तरफ उसकी मिट्टी निकाल दी जाती है, और जिन्हें कितने जिलों में जल इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है, जिससे भूमिगत जल में वृद्धि हो जाती है, और भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई और पीने के लिए भी, यदि पीने के लिए उपयोग ना करें तो जैसे पशुओं को नहलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और मनुष्य के नहाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब पॉइंट नंबर 33 जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत, देखिए जल संभर प्रबंधन का मतलब है वर्षा के जल को इकट्ठा करके उससे सिंचाई या पीने योग्य, नहाने योग्य या किसी अन्य कार्यों में उसका उपयोग। तो जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत मृदा और जल संरक्षण के लिए वनस्पति वृद्धि को महत्व दिया जाता है, इससे बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 34 सतत विकास के लिए जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम जैसे संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाए और आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके। देखिए सतत विकास हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास किया जाए तो उसको हम बोलते हैं सतत विकास। पॉइंट नंबर 35 की जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। सबसे पहले जीवाश्म ईंधन आपको पता होगा लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होती हैं, और इसलिए हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवाश्म ईंधन यदि हम भविष्य की बात करें तो आने वाले केवल 50 वर्षों तक ही हमारे पास जीवाश्म ईंधन है, उसके बाद जीवाश्म ईंधन शायद समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें इन संसाधनों का कम से कम और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।